किसी साधु महात्मा को एक वक्त का सादा भोजन खिलाने की कीमत क्या हो सकती है? कुछ 100 रुपए या शायद थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा समय। हाँ बिल्कुल, लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक साधारण से भोजन की कीमत आपके परपोते की आजादी हो। बाप रे, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी डिस्टोपियन हॉरर फिल्म की कहानी हो, है ना? बिल्कुल, लेकिन औपनिवेशिक भारत के ग्रामीण इलाकों में ये कोई फिक्शन नहीं था। मतलब ये एक बहुत ही कड़वा और जीता जागता सच था। और एकदम इसी खौफनाक सच को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी कहानी सवा सेर गेहूं में उकेरा है। सही कहा, और आज के इस गहन विश्लेषण का मकसद भी यही है। हम अक्सर इस कहानी को बस एक गरीब किसान की दुख भरी दास्तान मानकर पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही सतही तरीका है इसे देखने का। बिल्कुल, अगर हम इसके भीतर छिपे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और उस स्ट्रक्चरल ट्रैप को समझें तो ये शोषण के मनोविज्ञान की एक मास्टर क्लास है। एकदम। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें प्रेमचंद की मूल कहानी का पाठ है, अनुवाद की चुनौतियों पर एक अकादमिक शोध पत्र है और चरित्र चित्रण पर एक विश्लेषणात्मक लेख शामिल है। तो इन सभी को मिलाकर हम सिर्फ कहानी का सारांश नहीं देखने वाले, हम उस पूरे मैकेनिज्म के पुर्जे खोल कर देखेंगे जिसने मात्र 1.25 किलो गेहूं को पीढ़ियों की गुलामी में बदल दिया। हाँ, और हम ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे भोलापन और चालाकी का टकराव होता है, कैसे धर्म का इस्तेमाल एक हथियार की तरह होता है। और सबसे दिलचस्प बात हम ये भी समझेंगे कि क्यों आज के समय के जो डिजिटल लोन एप्स हैं वो उसी सदियों पुराने पैटर्न की कार्बन कॉपी लगते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे चक्र का जन्म हुआ। कहानी के केंद्र में है शंकर। शंकर एक बहुत ही सीधा साधा कुर्मी किसान। हाँ, स्रोतों के अनुसार शंकर की सादगी और उसकी जाति मतलब कुर्मी, जो कि उस समय एक शूद्र कृषक जाति मानी जाती थी, वो उसके सामाजिक स्थान को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। मतलब वो ऐसा इंसान है जिसे दुनियादारी, गणित या छल कपट की कोई समझ नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसे बस अपना रूखा सूखा छबेना मिल जाए और वो राम का नाम लेकर संतुष्ट है। लेकिन मुसीबत तब आती है जब एक शाम उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आ जाते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प सोशियो इकोनॉमिक लेयर जुड़ती है। कैसे? अच्छा, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शंकर के घर में खाने को सिर्फ जौ का आटा है। सही। और अतिथि देवो भव कि हमारी जो गहरी सांस्कृतिक कंडीशनिंग है ना, उसके चलते शंकर सोचता है कि एक महात्मा को जौ की रोटी कैसे खिलाई जा सकती है। बिल्कुल, और यहाँ हमारे पास जो अकादमिक शोध पत्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक की ओर इशारा करता है। उस दौर में गेहूं केवल एक अनाज नहीं था। हाँ, गेहूं उच्च जाति, संपन्नता और हैसियत का प्रतीक था। जौ और बाजरा जैसे मोटे अनाज निचली जातियों और गरीबों का भोजन हुआ करते थे। शंकर को लगता है कि साधु को जौ खिलाना उनका घोर अपमान होगा, क्योंकि गेहूं तो केवल सवर्णों या अमीर वर्ग के रसोई घरों तक ही सीमित था। एकदम सटीक। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये वैसा ही है जैसे कोई आम इंसान अपने घर आए किसी वीआईपी मेहमान को इम्प्रेस करने के लिए अपनी हैसियत से बाहर चला जाए। हाँ, जैसे किसी महंगे 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने के लिए वो भारी कर्ज ले ले। बिल्कुल वही बात है। शंकर पूरे गांव में गेहूं खोजता है। अंत में वह गांव के विप्र जी मतलब एक ब्राह्मण साहूकार के पास जाता है और उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार ले लेता है। और महात्मा जी भोजन करते हैं और सुबह आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और यहीं वो अनौपचारिक समझौता होता है जो आगे चलकर गले की फांस बनता है। कैसे? मतलब शंकर ने तो गेहूं वापस कर दिया था ना? हाँ, शंकर कुछ समय बाद जब फसल कटती है तो विप्र जी को खलिहान में 1.25 सेर के बदले 1.5 पंसेरी गेहूं वापस कर देता है। 1.5 पंसेरी मतलब लगभग 7.5 सेर गेहूं। उसने लिया 1.25 सेर था और 7.5 सेर दे दिया। बिल्कुल, उसे लगता है कि उसने अपना कर्ज भी चुका दिया है और खलिहानी भी दे दी है, और वो भी बिना किसी रसीद के, बिना किसी कागजी लिखा पढ़ी के। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी हुई कि शंकर ने इसके बारे में दोबारा विप्र जी से कंफर्म क्यों नहीं किया। यही तो वो भोलापन है। लेकिन अगर हम उस गांव के माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो ये एक मोनोप्सोनी का क्लासिक उदाहरण लगता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक आर्थिक सिद्धांत है। श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? हाँ, देखिए, मोनोपोली में बाजार में एक ही बेचने वाला होता है, लेकिन मोनोप्सोनी में अक्सर एक ही मुख्य खरीदार या लेंडर होता है जो पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। समझ गया। विप्र जी सिर्फ गांव के एक ब्राह्मण नहीं थे,
वे उस गांव की इकलौती आर्थिक धुरी थे। शंकर के पास कोई और विकल्प ही नहीं था। वो पूरी तरह से उसी एक सिस्टम पर निर्भर था। आपका ये विश्लेषण एकदम सही है, और यही निर्भरता उस महाजनी व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार थी। विप्र जी ने शंकर का वो अनाज चुपचाप रख लिया। ना उन्होंने ये कहा कि कर्ज चुकता हो गया है, न ही ये कहा कि कुछ बाकी है। हाँ, उन्होंने उस सवासेर गेहूं को एक अदृश्य बही खाते में डाल दिया ताकि वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहे। इसके बाद कहानी में सीधा 7 साल का जंप आता है। और इन 7 सालों में शंकर की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। वो अब एक स्वतंत्र किसान से गिरकर एक बीमार दिहाड़ी मजदूर बन गया है। और दूसरी ओर विप्र जी का रसूख और बढ़ गया है। वे अब एक बहुत बड़े महाजन बन चुके हैं। ये 7 साल का अंतराल कोई इत्तेफाक नहीं है। अकादमिक लेख के अनुसार ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई चाल थी। मतलब वो जानबूझकर 7 साल रुके। बिल्कुल। विप्र जी एक ऐसे चतुर शिकारी की तरह व्यवहार कर रहे थे जिसे पता है कि जाल में फंसा शिकार कहीं भागकर नहीं जा सकता। बाप रे। अगर वो शंकर को 1 या 2 साल में टोकते तो शायद शंकर कहीं से मजदूरी करके कर्ज चुका देता, लेकिन 7 साल का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ने अपना विनाशकारी काम कर दिया है। यहाँ मुझे एक बहुत ही डार्क आयरनी महसूस होती है। विप्र जी का ये धैर्य तो आज के उन चालाक कॉर्पोरेट बैंकों से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, जो क्रेडिट कार्ड के फाइन प्रिंट में छिपे नियमों को सालों बाद अचानक आपके सामने रखकर भारी भरकम बिल थमा देते हैं। बिल्कुल। अचानक एक दिन विप्र जी शंकर को रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं कि उस पर 5.5 मन गेहूं का कर्ज बाकी है। 5.5 मन? 5.5 मन का मतलब है लगभग 220 किलो। 1.25 किलो गेहूं 220 किलो में बदल गया। ये तो पागलपन है। औपनिवेशिक ग्रामीण ऋण व्यवस्था में ब्याज की दरें इतनी बेतुकी और अमानवीय हुआ करती थीं कि उन्हें चुकाना गणितीय रूप से असंभव था। ये सवाई या ड्योढ़ी व्यवस्था थी। मतलब जहां मूल और ब्याज मिलकर अगले साल का नया मूलधन बन जाते थे। हाँ, और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता था। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरे दिमाग में एक बात बहुत खटक रही है। मैं सोच रही थी अगर मैं शंकर की जगह होती और मुझे पता होता कि मैंने 7.5 सेर गेहूं वापस कर दिया है तो मैं डटकर खड़ी हो जाती। स्वाभाविक है। मैं कहती कि ये 5.5 मन का हिसाब पूरी तरह से फर्जी है। शंकर ने उसी वक्त विप्र जी का सख्ती से विरोध क्यों नहीं किया? वो डरा क्यों? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे स्याह पहलू सामने आता है। शंकर की हार किसी कोर्ट रूम के फैसले या महाजन के लठैतों के शारीरिक बल से नहीं हुई थी। तो फिर किससे हुई? शंकर की हार हुई थी मनोवैज्ञानिक और धार्मिक डर से। विप्र जी का सबसे अचूक हथियार कोई खाता बही नहीं था, बल्कि वो वाक्य था जो उन्होंने शंकर से कहा। और वो वाक्य क्या था? उन्होंने कहा, यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। ओह, भगवान के घर तो दोगे। जब मैंने स्रोतों में ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा जैसे किसी ने शंकर के दिमाग को हैक कर लिया हो। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, हैक कर लिया। एक अनपढ़ इंसान के लिए जिसे बचपन से यही घुट्टी पियाई गई है कि ब्राह्मण का कर्ज अगर नहीं चुकाया तो सीधे नरक की आग में जलना पड़ेगा, ये किसी मौत की सजा से कम नहीं था। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे हम वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन कह सकते हैं। उस समय के समाज में धर्म एक ऐसा टूल था जिसका इस्तेमाल शोषक वर्ग गरीबों का खून चूसने के लिए बहुत ही चालाकी से करता था। शंकर को इस बात का डर नहीं था कि विप्र जी उसे मारेंगे। नहीं, उसे डर था कि मरने के बाद भगवान उसे भयानक सजा देंगे। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो शोषण का ये मैकेनिज्म आज भी हमारे आसपास मौजूद है। हाँ, आपके संदर्भ में कह रही हैं। मुझे तो तुरंत उन अनौपचारिक डिजिटल लोन ऐप्स की याद आ जाती है। कोई इंसान मजबूरी में 10,000 का लोन लेता है, फिर वो ऐप वाले उस पर इतना भारी पेनल्टी और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं कि रकम कुछ ही महीनों में लाखों में पहुंच जाती है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। उस समय विप्र जी ने परलोक और नरक के डर का इस्तेमाल किया था। और आज के डिजिटल साहूकार व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और डेटा का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही मामलों में रिकवरी का तरीका शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शोषण ही है। हाँ, वो लोन ऐप्स वाले आपके घर गुंडे नहीं भेजते, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालते हैं और आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और ऑफिस में फर्जी मैसेज या अश्लील तस्वीरें भेजना शुरू कर देते हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत खौफनाक है। शंकर के लिए जो काम नरक का डर कर रहा था, आज के इंसान के लिए वही काम सामाजिक बदनामी का डर करता है। बिल्कुल।
शोषक हमेशा जानता है कि कर्जदार की सबसे कमजोर नस कौन सी है। शंकर के लिए वो नस उसका धर्म और कर्म का अंधविश्वास था। और इसी मनोवैज्ञानिक दबाव ने शंकर की तर्क करने की क्षमता को पंगु बना दिया। विश्लेषणात्मक लेख इस बात की बहुत अच्छी तुलना प्रेमचंद के एक और पात्र गोबर से करता है, जो गोदान उपन्यास में है। अच्छा, गोबर के साथ क्या हुआ था? गोबर गांव से शहर जाता है, दुनिया देखता है, थोड़ा पढ़ लिख लेता है। जब साहूकार उससे इसी तरह का बेईमानी भरा हिसाब मांगता है तो गोबर डट कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यह हिसाब नहीं मानता। क्योंकि गोबर के पास शिक्षा का हथियार था, उसे हिसाब जोड़ना आता था। सही कहा। शिक्षा इंसान को ये सिखाती है कि भगवान के नाम पर डराकर साहूकार सिर्फ अपनी जेब भर रहा है। लेकिन शंकर उस अंधविश्वास में इतना जकड़ा हुआ था कि उसने इस अन्याय को अपनी नियति मान लिया। और इसी नियतिवाद के कारण वो कागजों पर भी फंस जाता है। हाँ, क्योंकि अब उस 5.5 मन गेहूं को रुपयों में बदला जाता है, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा जाता है और ब्याज तय होता है 3 रुपए सैकड़ा, मतलब 36% सालाना। और अगर साल भर में नहीं दिया तो 3.5 रुपए सैकड़ा। ऊपर से स्टाम्प और लिखाई का खर्च भी शंकर को ही देना पड़ता है। ये तो सरासर लूट है, जिसे एक कागज के जरिए कानूनी जामा पहना दिया गया। और इस कानूनी लूट से बाहर निकलने के लिए शंकर जो कोशिश करता है वो इंसान की सहन शक्ति की चरम सीमा है। उसने क्या किया? वो दिन में एक वक्त खाना शुरू कर देता है। सिर्फ अपने बच्चे के लिए रात को रोटियां रखता है। तंबाकू पीना छोड़ देता है, जो उसका इकलौता शौक था। भयंकर सर्दियों में वो बिना गर्म कपड़ों के सिर्फ आग के सहारे रातें काटता है। उसने अपनी हर इंसानी जरूरत को मार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो 1 साल में वो 60 रुपए जमा कर सके। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे आज के समय में कोई अपना सारा कर्ज उतारने के लिए सब कुछ बेचना शुरू कर दे, 2-2 शिफ्ट में नौकरियां करे और भूखा रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, शंकर ये कर भी लेता है। वो सच में 1 साल में 60 रुपये जमा कर लेता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद अब उसकी ये खौफनाक तपस्या रंग लाएगी। वो खुशी खुशी पैसे लेकर विप्र जी के पास जाता है। लेकिन विप्र जी की क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वे उन 60 रुपयों को रख लेते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ मूलधन है, जाकर 15 रुपए ब्याज के और लाओ। सच में? ये तो बहुत ही हृदय विदारक है। शंकर गिड़गिड़ाता है, लेकिन विप्र जी साफ मना कर देते हैं। ये वो बिंदु है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम डिजाइन ही इस तरह किया गया था कि कर्ज कभी खत्म ही ना हो। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, शोषक वर्ग हमेशा कोई ना कोई ऐसा क्लॉज निकाल लाएगा जिससे आप हमेशा उनके कर्जदार रहें। एकदम सही। प्रेमचंद ने यहाँ एक बहुत गहरी बात लिखी है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे भले ही कुछ और कहते हो, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब शंकर ने देखा कि उसकी हड्डियों को गला देने वाली मेहनत के बाद भी कर्ज वहीं का वहीं है, तो उसका दिमाग बस शट डाउन हो गया। मतलब वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ये क्या होता है? जब एक व्यक्ति ये मान लेता है कि स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, तो वो प्रयास करना ही बंद कर देता है। समझ गई। शंकर का भी यही हाल हुआ। वो काम से जी चुराने लगा। वो गांजा और चरस जैसे नशों का शिकार हो गया। उसे मेहनत से नफरत हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं बल्कि विप्र जी को मिलेगा। और इसका फायदा उठाते हुए विप्र जी एक शांत शिकारी की तरह फिर से 3 साल तक कोई तकाजा नहीं करते। हाँ, और 3 साल बाद वो 60 रुपए का कर्ज 120 रुपए बन जाता है। बाप रे। और तब विप्र जी अपना असली और आखिरी दांव खेलते हैं। वे शंकर को आजीवन अपना बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। बंधुआ मजदूर। और दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बदले उसे क्या मिलता है? सिर्फ आधा सेर जौ और साल में ओढ़ने के लिए एक कंबल। यह गुलामी का सबसे क्रूर और नग्न रूप है। यह सिर्फ एक आर्थिक लेन देन नहीं है, यह एक इंसान की गरिमा, उसकी आजादी और उसके पूरे भविष्य का अपहरण है। इस पूरी स्थिति को देखकर मन में एक टीस उठती है। क्या शंकर के पास सच में कोई और रास्ता नहीं था? क्या वो उस गांव से भाग नहीं सकता था? क्या आस पड़ोस के लोगों ने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की? इसी को तो हम बार बार स्ट्रक्चरल ट्रैप कह रहे हैं। आप इसे सिर्फ शंकर की व्यक्तिगत कायरता या कमजोरी के रूप में नहीं देख सकते। तो फिर क्या कारण था? स्रोतों में स्पष्ट जिक्र है कि शंकर ने गांव में सबसे पैसे मांगे थे, लेकिन किसी ने नहीं दिए। इसलिए नहीं कि वे सब क्रूर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उस ग्रामीण संरचना में विप्र जी जैसे महाजन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मतलब पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ था। हाँ, ये एक सुनियोजित निक्सस था। कोई मजदूर की जमानत नहीं देता था। अगर शंकर भाग भी जाता
तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों को पकड़ लिया जाता। पूरी व्यवस्था शोषक वर्ग के नियंत्रण में थी। 20 साल, पूरे 20 साल तक शंकर उसी गुलामी में एक मशीन की तरह काम करता है और अंततः उसी खलिहान में उसकी मौत हो जाती है। एक बहुत ही दुखद अंत। लेकिन क्या मौत के साथ वो 1.25 सेर गेहूं का कर्ज खत्म हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। विप्रजी उसके अंतिम संस्कार के तुरंत बाद उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ लेते हैं और वो श्राप अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। या एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली संरचनात्मक हिंसा है। और यहाँ हमारे पास जो अकादमिक शोध पत्र है वो एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पहलू सामने लाता है। अनुवाद की चुनौतियों वाला हिस्सा है ना? जी हाँ। जब इस इतनी गहरी सांस्कृतिक पीड़ा वाली कहानी को विदेशी पाठकों के लिए अनुदित किया जाता है तो इसके कई गहरे अर्थ पीछे छूट जाते हैं। हाँ, ये हिस्सा मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कहानी का जो अंग्रेजी अनुवाद है 1¼ किलो ऑफ व्हीट, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी किराने की दुकान के बिल की बात हो रही है। सही कहा। ये अंग्रेजी शीर्षक उस खौफ और उस दर्द को बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाता जो 1.25 सेर गेहूं शब्द में छिपा है। बिल्कुल। शोध पत्र में वॉल्टर बेंजामिन जैसे विचारकों के अनुवाद सिद्धांत का जिक्र है। उनका मानना था कि अनुवाद में मूल भाषा की आत्मा पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन जब ये कहानी अंग्रेजी में जाती है तो अनुवादक कहानी के शुरू में शंकर की कुर्मी जाति का उल्लेख ही नहीं करता। भारत में जाति ही वो धुरी है जिस पर शंकर का पूरा जीवन घूमता है। सही बात है। बिना इस जातिगत पावर डायनामिक्स को समझे एक विदेशी पाठक ये कैसे समझेगा कि शंकर ने विद्रोह क्यों नहीं किया? उसके लिए तो ये सिर्फ एक बुरे बैंक लून की कहानी बनकर रह जाएगी। ये तो कहानी की आत्मा निकाल लेने जैसा है। और वो जो स्थानीय शब्द हैं जैसे जेठ की धूप, अनुवाद में इसे शायद स्कॉचिंग हीट कर दिया जाए। हाँ, लेकिन उत्तर भारत का हर व्यक्ति जानता है कि जेठ की धूप सिर्फ गर्मी का तापमान नहीं है, ये एक ऐसा मौसम है जो इंसान की हड्डियां तक सुखा देता है। इसी तरह पंसेरी, छटांक, मन जैसे देसी मापतौल के शब्द उस ग्रामीण जीवन की प्रामाणिकता को स्थापित करते हैं। जब ये शब्द अंग्रेजी में किलोज और ग्राम्स बन जाते हैं तो वो सांस्कृतिक घुटन कहीं गायब हो जाती है। सटीक कहा आपने। 1.25 सेर गेहूं केवल एक अनाज का वजन नहीं है, ये उस महाजनी व्यवस्था का एक जीता जागता प्रतीक है जिसने भारत के गांवों को पीढ़ियों तक खोखला किया। मुंशी प्रेमचंद की महानता इसी में है कि वे कोई तिलिस्मी दुनिया नहीं रचते, वे समाज का वो कड़वा यथार्थ हमारे सामने रखते हैं जिससे देखकर हम बेचैन हो जाते हैं। शंकर कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वो हर उस शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो सिस्टम के बोझ तले दबकर अपनी आवाज खो चुका है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटे तो हमने देखा कि कैसे अशिक्षा, एक छोटी सी जरूरत, धार्मिक अंधविश्वास, जातिगत व्यवस्था और साहूकार की चालाकी के कॉकटेल में मिलकर सिर्फ 1.25 सेर गेहूं एक ऐसा जहर बन गया जिसने एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी तबाह कर दी और उसके बेटे को भी अपना गुलाम बना लिया। और ये कहानी हमें इस बात के लिए भी सचेत करती है कि शोषण के तरीके भले समय के साथ बदल जाएं, लेकिन उसकी जो मूल संरचना है, जो कमजोर को और दबाने की प्रवृत्ति है, वो समाज में हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है। हाँ, हमने इतिहास के पन्नों से लेके आज के डिजिटल लोन ऐप्स तक की बात की। चेहरे बदले हैं, साधन बदले हैं, लेकिन क्या सच में शोषक और शोषित के बीच की यह खाई भर पाई है? एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है, क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल युग में भी 1.25 सेर गेहूं जैसी स्थितियां किसी और रूप में मौजूद है? इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।